हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी जियोग्राफी की क्लास में आप सबका एक बार फिर स्वागत है नई क्लास में। अपन की आज की क्लास का जो थंबनेल है इसमें लिखा हुआ है वन टॉपिक वन क्लास, यानी अपन पूरे एक टॉपिक को एक ही क्लास में पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि टॉपिक का नाम है भारत का अवस्थिति एवं विस्तार। इसको अपन ने लगभग 4-5 क्लास में पूरा किया था, और अब इसको अपन रिवाइज करेंगे, और रिवाइज की डिटेल के साथ जैसा कि वो प्रत्येक टॉपिक पढ़ा है उसी प्रकार परंतु इसको अपन एक ही क्लास में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धैर्य के साथ पढ़ेंगे। इसका क्या है, रिविजन हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा हर कोई सकता है परंतु याद करवाना मेन टीचर का ध्येय होना चाहिए। टीचर का मेन ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को या स्टूडेंट को या कोई भी अगर पढ़ाता है जैसे, तो उसको एक होना चाहिए कि मैं किसी भी तरीके से बच्चे को याद करूँ, और वो याद कब होगा, जब वो रिविजन करेगा। ठीक है, तो अपन इस क्लास को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, भारतीय अवस्थिति एवं विस्तार। तो भारतीय अवस्थिति एवं विस्तार में अब तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं और चीज़ों को कंठस्थ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो भारतीय, सबसे पहला हमारा जो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो अपन देखेंगे भारत की अवस्थिति है वो, उसके बारे में जानेंगे कि भारत है जो ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है, या एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है, भारत की लोकेशन के बारे में, अक्षांश है, देशांतर है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत की अपन देखते हैं ग्लोबीय स्थिति। ठीक है, तो पहले तो अपन इसकी अवस्थिति यहाँ विस्तार एक तो ग्लोबीय दृष्टि से देखेंगे, एक देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से। भौगोलिक दृष्टि में क्या आ जाएगा, भौगोलिक क्षेत्र आ जाएगा कि हमारा जो क्षेत्रफल है, जो पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना योगदान है, या हमारी सीमाओं के बारे में है, उनके बारे में देखेंगे, या तटीय सीमा होगी, स्थलीय सीमा होगी, या जो समुद्री सीमा है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्लोबीय अवस्थिति। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्लोबीय ग्लोबीय अवस्थिति हो जाएगी किसकी, भारत की। ठीक है, अब उसके बाद अपना जो इसका और हो जाएगा भौगोलिक भौगोलिक अवस्थिति क्या हो जाएगी। पहले मैं आपको ब्रीफ एक बार समझा देता हूँ, क्या हो जाएगा भौगोलिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ग्लोबीय अवस्थिति, एक हो जाएगा भौगोलिक। अब अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे ग्लोबीय अवस्थिति में अपन देखेंगे अक्षांशों की दृष्टि से। अक्षांशों में, और उसमें देखेंगे देशांतर की दृष्टि से। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, और इसमें देखेंगे भौगोलिक सीमा की दृष्टि से। भौगोलिक सीमा की दृष्टि से, सीमा में क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी स्थलीय सीमा, दूसरी क्या हो जाएगी, जो हो जाएगी तटीय सीमा। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगी जो समुद्री सीमा हमारी, कि समुद्र में हमारा कहाँ तक अधिकार है, और अपन वहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, और अब इसमें अपन जो यहाँ से करेंगे कि ये पहले तो अपन देखेंगे कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब क्या होता है, एक पृथ्वी का लघु प्रतिरूप होता है। अपन सबसे पहले अगर ग्लोब की परिभाषा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लोब है जो पृथ्वी का लघु प्रतिरूप। पृथ्वी का क्या है, लघु प्रतिरूप है, जिस पर क्या होता है, अनेक अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची होती है, जिस पर अनेक अक्षांश और देशांतर रेखाओं का रेखाओं का जाल होता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या होता है, जाल होता है। ठीक है, तो अक्षांश, इस जाल को अपन क्या कहते हैं, इस जाल को अपन कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जाल को क्या कहते हैं, जैसे ये अपना क्या होगी, ग्लोब है, और ग्लोब पर क्या हो जाएगी, इस प्रकार की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और ये हो जाएगी
ठीक है। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जाल को अपन क्या करेंगे, ग्रेड करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को क्या करेंगे, जाल को ग्रेड करेंगे। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, अपन जाल कहते हैं, उसको जाल को ग्रेड कहते हैं। और ग्लोब पर, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का लघु प्रतिरूप। अब इसमें जो अब टॉपिक सब टॉपिक आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपन इसको एक बार रिवीज करते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे अक्षांश क्या होते हैं। ठीक है, अक्षांश शब्द है जो अक्ष प्लस अंश से मिलकर बना होता है। अक्ष प्लस अंश शब्द से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखिए अक्ष क्या है, क्या है अक्ष, क्या है अक्ष, क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी का, 1 मिनट, ठीक है। अक्ष क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र से, क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक या इमेजिनरी लाइन हो जाएगी, उसको अपन क्या कहेंगे, अक्ष कह देंगे। तो इसमें हम लिख लेंगे पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसका मैं एक बार आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारी क्या हुई, ग्लोब होगी। अगर ग्लोब क्या हमारी 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई, तो इसका ये हो जाएगा, ये जो मेन सेंटर पॉइंट इस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, इसका केंद्र बिंदु अपन मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से अगर ये रेखा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा अपना उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाएगा इधर दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। ये क्या, ये रेखा को क्या कह देंगे अपन, इस रेखा को अपन अक्ष कह देंगे। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या कह देंगे, अक्ष कह देंगे। ठीक है, अब अपनी बात आएगी अक्षांश किसे कहते हैं। अब नया पढ़ेंगे अक्षांश किसे कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु होगा उसकी कोणात्मक दूरी क्या कहलाती, अक्ष कहलाती, अक्षांश कहलाती। इसको अपन लिखेंगे पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर, सतह पर स्थित बिंदु के बीच की कोणात्मक दूरी क्या हो जाएगी, कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से, जैसे इसको अपन एक बार में आपको डायग्राम बनाने का प्रयास करूँ। ठीक है, ये जाएगा पृथ्वी का सेंटर पॉइंट। ठीक है, और ये अपन ने बना दी थी अक्षांश है, जब अक्ष बना दिया था उसके बाद ये पृथ्वी की सतह पर स्थित ये कोई बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अक्षांश हो गया। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह पर, और ये पृथ्वी का केंद्र पॉइंट, ये पृथ्वी का क्या है, सेंटर पॉइंट है, और ये हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर होगा जो उसकी जो कोणात्मक दूरी बनेगी उसको अपन क्या कह देंगे, अक्षांश कह देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के सतह पर जो समान बिंदु होंगे, जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास भी अगर कोई और भी खड़ा होगा, उसके पास और भी खड़ा होगा, तो इससे क्या हो जाएगी, सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसी प्रकार जो पृथ्वी की सतह पर जो समान बिंदु होंगे, उन समान बिंदुओं को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी उसको अपन क्या कह देंगे, अक्षांश रेखा कह देंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे अक्षांश रेखा क्या है। ठीक है, इसमें देखेंगे अक्षांश रेखा क्या है, एक बार मैं इसको अक्षांश रेखा। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर स्थित समान बिंदुओं को मिलाने वाली
को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी उसको अक्षांश कहते हैं। और ये क्या होगी? ये अपन जो होगी जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई होती है। ठीक है, इनको क्या है? पश्चिम से पूर्व की या पूर्व से पश्चिम की लंबाई में खींची जाती है। ठीक है, ठीक, इसको अपन एक बार यहाँ तक उम्मीद इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है उसको अपन क्या कह देंगे? अक्षांश है। जो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की जो सतह पर स्थित जो बिंदु है उनके बीच की जो कोणात्मक दूरी होगी उसको अपन क्या करेंगे? अक्षांश रेखाएं, सॉरी अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश रेखाएं क्या होगी? पृथ्वी की सतह पर जो स्थित है समान बिंदु को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी उसको अपन क्या करेंगे? अक्षांश करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे अक्षांश रेखाओं को उत्तर व दक्षिण भूमध्य रेखा के। ठीक है, इसमें लिख देंगे भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में पूर्व तथा पश्चिम दिशा। ठीक है, पूर्व तथा पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा। ठीक है, काल्पनिक रेखा को अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? अक्षांश रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा जैसे अपन इसको एक बार ग्लोब में डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये मैंने डायग्राम एक बार इसको थोड़ा और परफेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगी 0 डिग्री लाइन। ये क्या हो जाएगी? भूमध्य रेखा। ये हो जाएगी भूमध्य रेखा। अगर भूमध्य रेखा के अपन उत्तर में देखेंगे इस प्रकार की जो रेखा खींचेगी उसको अपन क्या कर देंगे? अक्षांश रेखा कह देंगे। ठीक है, ये हो जाएगी उत्तरी अक्षांश में। और इधर जो भूमध्य रेखा के नीचे की और जो दक्षिण भाग में होगी इसको अपन दक्षिणी गोलार्ध में होगी इसको अपन क्या कर देंगे? ठीक है, ये भी हो जाएगी दक्षिणी अक्षांश रेखा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसकी अक्षांश रेखा है तो ये अगर आप क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में अक्षांश रेखाएं होती कितनी? अब इस प्रकार की कितनी लाइनें खींचेगी? ठीक है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में। क्या देखेंगे? अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तो क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे अक्ष की संख्या, अक्षांश की संख्या। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश की है जो संख्या कितनी होगी, और दूसरा क्वेश्चन पढ़ेगा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अक्षांश की संख्या और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी इसके बारे में अपन समझेंगे। ठीक है, देखिए अपन जब पृथ्वी के जैसे मान लो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ से जैसे होते हैं यहाँ ऊपर अपन 90 डिग्री तक आ जाएंगे। ठीक है, इस साइड भी 1 2 3 से करते हुए यहाँ पर 90 डिग्री तक अपन आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसको काउंट करें पहले अपन अक्षांश के बारे में, अक्षांश की संख्या कितनी होगी इसके बारे में लिखेंगे। तो अक्षांश की संख्या अगर आप देखोगे तो 0 से फिर 90 तक जाओगे तो ये कितनी हो जाएगी? 90। कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएगी। फिर दक्षिण ध्रुव की तरफ जाओगे तो ये भी कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। फिर भूमध्य रेखा वाली 0 डिग्री को अपन बीच में काउंट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1। तो इसको अपन जोड़ोगे तो 181 आ जाएगा। तो हमारा अक्षांश है उसको संख्या क्या आ जाएगी? 181। परंतु अक्षांश रेखाओं की संख्या में क्या होता है? अंतर होता है। क्या होती है? इसके बराबर नहीं होती है। अगर इसको अपन देखेंगे तो ये 90 की साइड जाओगे तो यहाँ तक आ जाओगे, फिर इस दक्षिणी ध्रुव इस टाइप जाओगे तो यहाँ पर आ जाओगे। तो ये पर क्या है? ये दो बिंदु है ना, रेखा है। रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली उसके बीच की कोई न्यूनतम दूरी होगी, परंतु इनकी कोई क्या है? न्यूनतम कोई दूरी नहीं। ये क्या है? बिंदु के रूप में, डॉट के रूप में। तो अगर आप 90 डिग्री इस टाइप ले लोगे और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के टाइप और एक ये ले लोगे, उसके बाद दो माइनस करोगे। कौन सा? एक तो ये ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव आप माइनस करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 181 माइनस 2 करोगे तो 179 है जो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री कौन से? उत्तरी ध्रुव तक संख्या, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक की संख्या, और ये 0 डिग्री वाला 181 होगी। परंतु इसमें आपको क्या करना? दो माइनस कौन से? दो ध्रुव, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव जो 90 डिग्री है वो रेखा न होकर एक डॉट के बिंदु के रूप में होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह बात यहाँ तक आपको
समझ में आ गई। एक बार मैं इसको वापस इरेज कर देता हूँ और अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं होती है, ऐसी कुछ अक्षांश रेखाओं के नाम है क्या, क्या मुख्य स्पेसिफाई कोई अक्षांश रेखाएं होती है, तो हाँ होती है, उसके बारे में देखेंगे कि अपन मुख्य अक्षांश रेखाएं, ठीक है। मुख्य अक्षांश रेखाएं तो क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में अपन देखेंगे। जैसे एक बार इसको अपन ये पृथ्वी का डायग्राम है, ठीक है। इसमें अगर आप उत्तर ध्रुव चलोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी एक 23.5 डिग्री रेखा है, वो मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, 23.5 डिग्री है वो रेखा मिलेगी। तो इसके जो बीच की इस रेखा को अपन कहते हैं करक रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को अपन क्या कहेंगे, करक रेखा। अगर आप यहाँ देख सकते हो उत्तरी अक्षांश, जो उत्तर की ओर होगी उसको उत्तरी अक्षांश कह देंगे, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण होगी उसको अपन दक्षिण अक्षांश कहेंगे। फिर यहाँ पर आप चलोगे तो आ जाएंगे 67.5 डिग्री पर, क्या आ जाएंगे 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। इसको अपन कह देंगे आर्कटिक वर्त, आर्कटिक वृत्त कह देंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर जो होगा उसको अपन कह देंगे 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, क्या कह देंगे, उत्तरी ध्रुव अपन इसको नाम दे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप अगर भूमध्य रेखा है, ये क्या होगी 0 डिग्री, यहाँ इसको अपन कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। जो पृथ्वी को क्या करती है, दो भागों में बांटती, दो समान भागों में बांटती, ठीक है। अगर इसके आप दक्षिण में चलोगे तो यहाँ पर आ जाएगी 23.5 डिग्री, इस रेखा को अपन कहते हैं मकर रेखा, क्या कहते हैं, मकर रेखा, ठीक है। ये हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश, क्या हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। अगर आप इस साइड चलोगे तो ये हो जाएगा 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस रेखा को अपन कहेंगे अंटार्कटिक वर्त, अंटार्कटिक वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन ने अक्षांश और अक्षांश रेखाएं क्या होती है इसके बारे में अपन ने डिटेल में अब तक पढ़ लिया, ठीक है। अगर इसके बीच की आप दूरी देखोगे तो क्या हो जाएगी, 111 किलोमीटर लगभग इसके बीच की दूरी होती है। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, 111 किलोमीटर होती है। और ये क्या करेगी, पूर्ण वर्त बनाती है। अक्षांश रेखाएं क्या करती है, यहाँ पर लिख सकते हो अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है, ठीक है। क्या करेगी, पूर्ण वर्त या पूर्ण सर्कल बनाती है, ठीक है। ये क्यों याद रखना, कई बार स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है, ठीक है, 179 होती है। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया जाए कि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वर्त बनाती है, क्या ये दोनों कथन सत्य है, या फिर कथन एक सत्य है दूसरा असत्य। इस प्रकार का अगर कोई स्टेटमेंट बन जाए तो आपको क्या करना है कि ये दोनों कथन सत्य है, इस प्रकार है जो आप याद रखोगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करना ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसको अपन आगे एक बार देशांतर रेखाएं पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन दोनों को समिति रूप से पढ़ेंगे कि भारत है जो 3 अक्षांशों के मध्य स्थित है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अपन अब चलते हैं देशांतर रेखाओं की तरफ, यहाँ देशांतर यहाँ, ठीक है। अपन देखेंगे देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं होगी जो भूमध्य रेखा के लंबवत होगी, क्या होगी, भूमध्य रेखा के लंबवत या भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री जो कोण बनाती है और जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची जाती है, ठीक है। इसको अपन देखेंगे भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा, ठीक है, काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव खींची गई काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, क्या करती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। कौन सी हो जाएगी, भूमध्य रेखा हो जाएगी जो लंबवत खींची जाती है भूमध्य रेखा। जैसे इस प्रकार इसको अपन डायग्राम में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें अपन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन हो जाएगी। अगर अपन इसमें देखेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा हो जाएगी, इसको अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगी, इसको अपन करेंगे देशांतर रेखा। इसको अपन क्या नाम देंगे, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, भूमध्य रेखा की जो लंबवत होगी तो इनकी जो संख्या होगी वो हो जाएगी 360। इनकी जो संख्या कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। ठीक है, 360 इनकी जो संख्या हो जाएगी। तो अब आप कई बार इसमें संख्या में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये अगर 0 डिग्री यहाँ प्रधान यामंतर रेखा अपन कहते हैं 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर के अगर आप पूर्व में जाओगे तो फिर आपको 180 ये है जो संख्या मिलेगी। ठीक है, अगर इस टाइप आप अगर जाओगे तो इस पर भी आपको क्या मिलेगी, 180 की आपको संख्या मिलेगी। पश्चिम की ओर पश्चिमी देशांतर रेखाओं की संख्या 180 हो जाएगी और पूर्वी देशांतरों की संख्या क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। 180 और 180 360 और ये 361 होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये 180 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, ये एक ही रेखा है। क्या है, ये एक ही रेखा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसको घोषित किया गया है। ठीक है, क्या है, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया है और ये एक संख्या है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, एक इसको एक कम हो जाएगी। तो 361 में से एक कम करोगे तो क्या संख्या रह जाएगी, 360 संख्या रह जाएगी। इसको आप स्टेटमेंट के रूप में याद रख सकते हो। ठीक है, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। और इसमें अगर अपन देखें तो ये मुख्य रेखाएं कौन सी होगी, तो इसमें एक तो कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा यहाँ प्रधान यामंतर रेखा, यामंतर रेखा होता है, रेखा है यहाँ, इसको अपन 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है, ये है जो लगभग पृथ्वी के बीचों से गुजरती है, जो इंग्लैंड के शहर लंदन के पूर्वी सीमा से जो वेद सागर उसके निकट से क्या है गुजरती, इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा घोषित किया गया। ठीक है, अगर आप इसके पश्चिम में जाओगे तो समय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कैलकुलेशन होगा। और अगर आप प्लस में जाओगे तो वो जो हो जाएगा समय पॉजिटिव या प्लस में लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसको अपन 180 डिग्री घोषित किया गया। एक होती है मानक समय रेखा, जो उस देश के द्वारा अपन निर्धारित करते हैं। जैसे अपन भारत की देखेंगे तो आगे पढ़ेंगे उस कौन से राज्य से गुजरती है, तो वो है 82.5 डिग्री रेखा है, जो अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा है उससे अपन 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि अपन जो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। अगर देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो अपन देखेंगे भारत है जो गोलार्ध में कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में अपन एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है, तब देखेंगे अपन है जो ग्लोब की स्थिति क्या होगी भारत की, अगर इसको मैं डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 0 डिग्री है, इसके उस साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, इसको अपन दे देंगे पूर्वी गोलार्ध नाम लीजिए। अब इसको अपन दे देंगे पश्चिमी गोलार्ध। क्या दे देंगे, पश्चिमी गोलार्ध नाम लीजिए। ठीक है, अगर इस आप ये 0 डिग्री लाइन है, इसको अपन कह देंगे भूमध्य रेखा। 0 डिग्री यहाँ भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अगर इस टाइप का ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा भूमध्य रेखा का, इसको अपन करेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या करेंगे, और ये नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। जो भूमध्य रेखा का नीचे का हिस्सा हो जाएगा पृथ्वी के काम आज दिन आपको करेंगे दक्षिणी गोलार्ध। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर अपन देखेंगे तो भारत है जो ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है, इस जगह पर स्थित है। ठीक है, तो अपन देखेंगे अगर उत्तरी है जो अक्षांशों की दृष्टि से देखेंगे, अक्षांश और देशांतर, अक्षांशों की दृष्टि से देखोगे तो भारत आपको मिलेगा उत्तरी गोलार्ध। कहाँ मिलेगा, उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। ठीक है, अक्षांशों की दृष्टि से भारत कहाँ मिल रहा है, अपन है जो भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर मिल रहा है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। अगर आप देशांतरों की दृष्टि से देखोगे तो ये क्या हो जाएगी, 0 डिग्री देशांतर। इसके देखोगे तो पूर्वी भाग कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो इसमें हो जाएगा देशांतर की दृष्टि से भारत हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। तो इसको अपन सम्मिलित रूप से कह सकते हैं, भारत है जो
भारत है जो ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपने जो विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं कि अक्षांशों की दृष्टि से भारत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अक्षांशों की दृष्टि से देखेंगे भारत कहाँ पर स्थित है, उसके बाद देशांतरों की दृष्टि से देखेंगे, उसको अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अक्षांश की दृष्टि से भारत है जो किन अक्षांशों के बीच स्थित है। अब अपन देखेंगे अक्षांश की दृष्टि से भारत की स्थिति। अक्षांश की दृष्टि से भारत, अक्षांश की दृष्टि से विस्तार, अक्षांश की दृष्टि से भारत का विस्तार है जो कि अक्षांशों के मध्य है। ठीक है, अगर अपन एक बार इंडिया का मैप ड्रॉ करें, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक बार इंडिया का मैप है, ठीक है, ये भारत का अपन मैप ड्रॉ किया। अब अपन देखेंगे अक्षांश की दृष्टि से जो भारत की क्या स्थिति है। तो अगर आप अपन ने 0 डिग्री या भूमध्य रेखा देखी थी, अगर आप भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर चलोगे तो अपन ने देखा था भारत उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत का जो पहला पॉइंट आएगा, अगर भारत का जो पहला हिस्सा आ जाएगा वो आ जाएगा 6 डिग्री पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या आ जाएगा? 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का पहला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट पर है जो भारत का पहला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट में इसको देखता हूँ कि ये प्रॉपर बोर्ड पर रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इस हिस्से को अपन क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, पॉइंट से भी नाम से जाना जाता है या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा भारत का सबसे जो दक्षिण की साइड है, इसको अपन 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, ये सबसे दक्षिणी हिस्सा पर, तो इसको अपन उत्तरी अक्षांश कहेंगे क्योंकि अपन जो है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा होती है इसके लिए अपन कहेंगे ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अगर अपन भारत की जो मेन बाउंड्री है इसको अपन कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, ये कहता हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट है जो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अब इस स्थान को अपन नाम देंगे कन्याकुमारी, इस स्थान को अपन देंगे नाम कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिम भी कहते हैं, कुमारी अंतरिम या कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, कैप कैमोरिन, कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम कितने हैं आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो भारत का जो सबसे दक्षिण हिस्सा है जो सबसे पहले आता है 6 डिग्री 45 मिनट पर आता है। उत्तरी अक्षांश है जो इंदिरा पॉइंट या इसको पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और ये है जो कहाँ पर स्थित है, जो 8 डिग्री 45 मिनट है, ये जो है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर अपन भारत के उत्तर की ओर चलेंगे तो भारत का जो उत्तरी सबसे हो जाएगा वो हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। क्या हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। ये उस स्थान को नाम कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या नाम देते हैं? इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में
यूटी है उसमें पड़ता है। क्या लद्दाख है जो केंद्र शासित प्रदेश में है, जो 37 डिग्री 6 मिनट है जो उत्तरी अक्षांश ये हिस्सा, ठीक है, इसको अपन नाम दे देंगे उत्तरी अक्षांश। इसके जो पीछे है जो उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पूर्वी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध है। इसमें कई बार क्वेश्चन है जो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप प्रॉपर याद करोगे। अगर आप गोलार्धों की दृष्टि से देखते हो उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी अक्षांश आ जाएगा। अगर आप पूर्व और पश्चिम की दृष्टि से देखते हो अपन पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए उसमें पूर्वी देशांतर आएगा, भले ही वो हिस्सा पश्चिम में हो, ठीक है। अगर अपन यहाँ तक ये जो चीजें हैं एक बार में ये सब डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो इंदिरा पॉइंट या फीमेल पॉइंट कहते हैं। कैप मेमोरी है जो भारत का मुख्य हिस्सा है, कुमारी अंतरिम या कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें अपन देखेंगे जो पश्चिमी हिस्सा है उसको देखेंगे, तो ये आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट है जो पूर्वी देशांतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूर्वी देशांतर है जो 68 डिग्री 7 मिनट है जो आ जाएगा। अगर इसको आप याद रखेंगे, स्थान का नाम है गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती या गौर माता, ठीक है, इसको अपन कहेंगे गौर माता के नाम से भी जाना जाता है। और ये है जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है, ये स्थान कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कई बार इसमें है जो 68 डिग्री 7 मिनट दे रहा है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये किससे 7 आएगा या कई बार 9 है, अपन दिमाग में है जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर वहाँ ऑप्शन में 68 डिग्री 7 मिनट भी है, 68 डिग्री 6 मिनट भी है, 5 भी है, 9 भी है, तो आपको क्या रखना है? 6 और 8 के बीच की संख्या है, ठीक है। 6 और 8 के बीच की संख्या कौन सी? 7 है, तो वो आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर अपन इसे की तरफ देखोगे तो इसमें हो जाएगा जो 97 डिग्री 25 मिनट। क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट है जो पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। 97 डिग्री है, इसको अपन बिलुंगी या किबुती नाम से भी जाना जाता है। किबुती है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये हिस्सा है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गई। तो इसको अपन अक्षांशीय और देशांतरित दृष्टि दोनों से अपन है जो विस्तार देख लिया है, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरित दृष्टि से दोनों दृष्टि से हमने विस्तार को देख लिया है। अब अपन इसमें देखेंगे कि भारत का उत्तर से दक्षिण की है जो लंबाई क्या होगी, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो अगर इस लंबाई को आप देखोगे तो ये आ जाएगी 3214 किलोमीटर, ठीक है। इसको आप याद कैसे रखोगे? 3214 किलोमीटर है कि आप ये जो उत्तर से दक्षिण तक की सबसे लंबी लंबाई है तो याद रखोगे, ठीक है। कन्याकुमारी से जो लद्दाख तक है या इंदिरा कॉल तक है जो सबसे लंबी दूरी है, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखोगे कि ये 3000 के आसपास है, ठीक है। संख्या कितनी है? 3000 से ऊपर है, आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। परंतु एग्जैक्ट डाटा याद कैसे रखोगे? तो आप 3000 के आसपास है मतलब क्या होगी? पहली संख्या क्या? 3 है, उसके बाद एक कम करनी है, फिर क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर एक कम करना 1 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 अंकों की टर्म संख्या तो टोटल को क्या लेना? अंतिम अंक है जो 4 लेना है। तो ये कितनी है? इस बार इसको मैं सही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये है जो 3214 किलोमीटर है जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगर इसी को आप पूर्व से पश्चिम की ओर देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो ये लंबाई आ जाएगी 2933 किलोमीटर। क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 2933 किलोमीटर। आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा। तो अपन स्टेटमेंट कई बार क्वेश्चन पड़ जाता है कि जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है जो पूर्व से पश्चिम से अधिक है, तो वहाँ ये कथन क्या है? सही है कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है, और ये 2933 किलोमीटर है जो लंबाई है, ठीक है। तो अपन अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से जो भारत की है जो अपन ने याद करी है, एक बार मैं फिर आपको रिकॉल करवा देता हूँ। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी बिंदु है, उसके बाद मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर की ओर जाओगे 37 डिग्री है जो 6 मिनट आ जाएगा, और उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये हो जाएगा 57 डिग्री है जो 25 मिनट पूर्वी देशांतर आ जाएगा, ठीक है। अपन इस डिटेल टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ने के बाद एक और इसमें नया करेंगे कि पढ़ाई में स्मार्टनेस कैसे लाया जाए। कि आज कोई भी कंपटीशन को अगर पार करना है तो आपको स्मार्टनेस स्टडी जरूरी है। वो क्या होती है? तो अपन जैसे इस टॉपिक को या प्रत्येक टॉपिक जियोग्राफी को जो पढ़ेंगे, एक बार प्रत्येक टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे 4-5 क्लास में जितने भी लगे। उसके बाद एक मैराथन क्लास हो जाएगी, वन टॉपिक 1 क्लास के थंबनेल पर, और उसके बाद एक जो 3rd रिवीजन होगा वो हो जाएगा इसमें जो 5 मिनट वाली एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 मिनट में टॉपिक को कैसे
खत्म करें वो भी पूरा अपन समझ के, ठीक है, उसको भी अपन समराइज करेंगे और स्वतः जो रिवीजन का तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा। आप फिर एमसीक्यूशन लगा सकते हो, जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उसको आप रिवाइज करोगे कोई भी टॉपिक को, ये 4 आप स्टेप से पढ़ोगे तो फिर कभी भी आपको फेल होने की नहीं हो सकती, ठीक है। उम्मीद करता नहीं भूलोगे टॉपिक को। तो ये अपन ने यहाँ तक है जो अक्षांशीय और देशांतरी दृष्टि से आपको विस्तार समझा दिया, ठीक है। अगर इसमें एक जैसे और क्वेश्चन है जो अक्षांश और देशांतरों की दृष्टि से विस्तार में अंतर कितना है, तो वो आ जाएगा लगभग 30 डिग्री का है, ठीक है। लगभग तो आप लगभग पूछा जाता है कई बार, परंतु आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो आप अगर 37 में से अगर आप ये घटाओगे 6 डिग्री 45 मिनट तो आपको वो अंतर निकल जाएगा। और यहाँ फिर आप 37 में से ये 8 डिग्री 4 मिनट घटाओगे और यहाँ फिर आप ये 68 डिग्री 97 25 में से आप 68 डिग्री घटाओगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा, परंतु इसको लगभग 30 डिग्री माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, 30 डिग्री माना जाता है। अगर ये जो अरुणाचल प्रदेश पूर्व में, अगर ये क्यों है, क्यों याद रखना है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य, अगर सूर्य और गुजरात में जो सूर्य उदय में जो अंतर है वो लगभग कितने घंटे का है, 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। कितने घंटे का अंतर है, लगभग 2 घंटे का। एग्जैक्ट अपन देखेंगे तो 1 घंटे 57 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। तो इसको आप जैसे 30 डिग्री का अंतर आपने मान लिया और 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में कितना मिनट लगता है, लगभग जो 4 मिनट का समय लगता है। ये कितने हो गए, 130 मिनट हो गए, लगभग 2 घंटे हो गए, एग्जैक्ट 1 घंटे 57 मिनट का ये जो टाइम लगता है, इसको आप अगर 4 से गुणा करते हो तो ये आंकड़ा आ जाता है। और इसका अंतर है जो आप इस प्रकार निकाल सकते हो। यहाँ मैंने वो जो प्रीवियस जो क्लास ली थी उसमें डिटेल में बता रखा है कि कैसे अंतर निकालना है, ठीक है। उम्मीद करता है यहाँ तक आप आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो हम इसमें अपन देखेंगे भारत से गुजरने वाली, भारत से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश व देशांतर रेखा। देशांतर रेखा लेंगे, भारत से जो कौन कौन सी मुख्य अक्षांश या देशांतर रेखाएं गुजरती है उसके बारे में अपन रीड करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर वापस इसको इंडिया को मैं आपको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये अपन ने भारत का मैप ड्रॉ कर लिया। भारत के जो एक 20 में से रेखा गुजरती है लगभग, तो ये अपन इसको ले लेंगे, ठीक है। इसको अपन नाम दे देंगे जो कर्क रेखा है। एक तो कौन सी हो जाएगी, अगर अक्षांशों की दृष्टि से देखेंगे तो हो जाएगी 23.5 डिग्री है जो उत्तरी अक्षांश की आ जाएगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगी। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, ठीक है। ये लगभग भारत के 20 से गुजरती है और कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, क्या है, 8 राज्यों से गुजरती है। और इसका अपन ऑर्डर है जो याद रखेंगे। तो अगर अपन इसका जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देते, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है इसका जो ऑर्डर अपन देखेंगे, ठीक है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका अपन क्रम को देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो स्टेट आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। 1 नंबर पे जो स्टेट आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। फिर अगर इसको आप दूसरे नंबर पर देखोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपने राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। अगर आप तीसरे नंबर पर देखोगे तो फिर कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, एमपी या मध्य प्रदेश आ जाएगा। फिर अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये छत्तीसगढ़ आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। फिर यहाँ अगर आप देखोगे तो ये कौन सा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, झारखंड। और फिर यहाँ देखोगे तो ये कौन सा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक स्टेट है वो गुजरता है त्रिपुरा और यहाँ पर आ जाएगा जो मिजोरम, ठीक है। अपन अगर इसको 2 नंबर दे देते हैं, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया और इसको अपन
कितने राज्यों से? 8 राज्यों से ये रेखा है जो कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में एक ट्रिक है, ट्रिक के बारे में मैं कहता हूँ ट्रिक से ज़्यादा अगर आप चीज़ें को मैप के माध्यम से याद रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो और भी इजी हो जाएगा और इसको आप जो कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। कई बार क्वेश्चन बन जाएगा, अगर कर्क रेखा जो पश्चिम में गुजरात राज्य में प्रवेश करती है, उसके बाद ये राजस्थान से होती हुई मध्य प्रदेश जाती है, उसके बाद ये कौन से राज्य में प्रवेश करती है, तो उसमें अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, तो आप क्या मैप से अगर याद करोगे तो वो क्या हो जाएगा और भी इजी हो जाएगा। या इसका ऑर्डर पश्चिम से पूर्व पूछ दिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, आप यदि मैप से पढ़ाए तो वो बहुत ही इजी से आंसर दे दोगे। अगर कर्क रेखा की है जो सर्वाधिक लंबाई है वो किसमें कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक है जो लंबाई कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर न्यूनतम इसकी लंबाई देखोगे तो वो कौन सी है? राजस्थान में है इसकी जो कर्क रेखा की लंबाई। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। और इसके जो सर्वाधिक निकट राजधानी है वो है रांची है, ठीक है। रांची झारखंड की इसकी सर्वाधिक निकट है और जयपुर है जो सर्वाधिक दूर राजधानी है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसका जो डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये अपन ने जो कर्क रेखा के बारे में अध्ययन कर लिया, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है, इसका जो ऑर्डर है जो आपने कर दिया। इसके बाद अपन देखेंगे आगे। अगर वापस में मैं आपको ड्रॉ करूँ, ठीक है। यहाँ से एक रेखा गुजरती है जो 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री है जो पूर्वी देशांतर रेखा है जो गुजरती है। तो इसको अपन आप याद रखोगे तो यहाँ पर जो है पहला राज्य उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर यहाँ पर है जो मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एमपी आ जाएगा, फिर यहाँ पर है जो छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है। उड़ीसा और यहाँ पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें अपन आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने जो 5 स्टेट है जो गुजरती है, 1 2 3 4 और 5 स्टेट से ये गुजरती है 82.5 डिग्री है जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। इसको आप याद रखोगे। ये मिर्जापुर के नैनीताल से ये मिर्जापुर से नैनीताल यहाँ जो इसको सौराय का भी नाम लिया है जो अमरावती सौराय से ऊपर है जो गुजरती है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो समय रेखा है उससे ये क्या है 5.5 घंटे आगे, ठीक है। 5.5 घंटे क्या है आगे है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से माना गया, ठीक है। एग्जैक्ट इसको 5.5 डिग्री ही क्यों माना, तो ये क्या है कि 7.5 में क्या है उणस में आती है, क्या आती है 7.5 में उणस में आने की वजह से इसको अपन ने क्या 82.5 डिग्री माना है। एग्जैक्ट ये सेंटर में नहीं आती है परंतु इसको 82.5 डिग्री इसलिए माना गया क्योंकि ये किसी की संख्या के गुणज में नहीं थी, किसके गुणज में आ रही है 7.5 के गुणज में आ रही है, इसके लिए इसको अपन ने 82.5 डिग्री माना, ठीक है। अब अपन ने जो भूगोलों की स्थिति के बारे में अपन ने पूरा पढ़ लिया है। अब इसको अपन भौगोलिक है जो उसके बारे में देखेंगे। अब हमारा टॉपिक होगा जो भौगोलिक है जो स्थिति उसके आधार पर देखेंगे, ठीक है। भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था वो क्या हो जाएगा, भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है अपन देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल है उसके बारे में देखेंगे तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 है जो वर्ग किलोमीटर है। और ये विश्व के कुल जो क्षेत्रफल में अपना है जो योगदान कितना है क्षेत्रफल, अगर विश्व के कुल क्षेत्रफल में योगदान देखेंगे तो 2.42% है, ठीक है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में, विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का योगदान, भारत का योगदान कितने प्रतिशत है, ये है जो 2.42% है जो योगदान देता है, ठीक है। अगर अपन
अपन संपूर्ण पृथ्वी का मान दिया जाए, स्थल और जल दोनों को मान दिया जाए तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी के योगदान में, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल में, क्षेत्र में योगदान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.57% है जो योगदान हो जाएगा। कई बार ये भी डाटा आपको पूछ लिया जाए, संपूर्ण पृथ्वी का जहाँ स्थल और जल दोनों होगा तो उसमें कितना हो जाएगा, ये 4.2 इसमें हो जाएगा 0.57% ये हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का योगदान कितना है, 2.42% है। अगर भारत है जो विश्व का 7वां बड़ा देश, ठीक है, भारत है जो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है, भारत विश्व का क्या है, 7वां बड़ा देश है। अगर अपन विश्व के कौन से बड़े देश है अगर उसको आप याद करोगे तो मैं यहाँ पर आपको अपन सबसे पहले है जो भारत कौन से महाद्वीप में है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, अपन लिख सकते हैं एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, भारत है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। सबसे पहले अगर इसको अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर अपन एशिया महाद्वीप में तो यहाँ पर अपन सबसे पहले जो देश हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। अगर इस टाइप आप जाओगे तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का एक देश आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, जो हो जाएगा कनाडा, कनाडा देश 2 नंबर पर आ जाएगा। अगर वापस आपको तीसरे नंबर पे यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चीन है जो रूस के नीचे की साइड है जो तीसरे नंबर पर मिल जाएगा। चौथे नंबर पर आप वापस उत्तरी अमेरिका में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूएस। अगर आप वापस दक्षिण अमेरिका में जाओगे 5 नंबर पर तो यहाँ मिल जाएगा ब्राजील। वापस इस साइड आओगे तो आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया, कौन सा मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पर अपना है जो भारत है जो 7वां बड़ा देश। ठीक है, इसको आप रटोगे नहीं, कैसे याद करोगे, एशिया महाद्वीप का सबसे जो बड़ा है विश्व का देश है, एशिया महाद्वीप अपना महाद्वीप है। ठीक है, तो ये कौन सा जगह, रूस, फिर आपको उत्तरी अमेरिका में जाना कौन सा, कनाडा, फिर आपको चीन, फिर आपको यूएसए, फिर आपको नीचे ब्राजील 5 नंबर पे, और 6 नंबर पे है जो ऑस्ट्रेलिया, और सबसे 7वां है जो देश है अपना भारत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से अपन ने जो चीज़ें देख ली है, 32,87,263 इसका क्या है जो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल में योगदान आपने देख लिया है 2.42% है, और संपूर्ण पृथ्वी का भी हमने देख लिया है, और 7वां बड़ा देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर अपन एशिया महाद्वीप की दृष्टि से देखेंगे तो भारत तीसरा बड़ा देश हो जाएगा। सबसे पहले ये रूस हो जाएगा, फिर चीन हो जाएगा, फिर ये जो भारत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। ठीक है, इस क्लास को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे भौगोलिक सीमाओं की दृष्टि से, क्या देखेंगे, भौगोलिक सीमा की दृष्टि से। और इसमें भी सबसे पहले अपन सीमा देखेंगे कौन सी, स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा हो जाएगी, स्थलीय सीमा की दृष्टि से देखेंगे कि भारत है जो स्थलीय सीमा कितनी बढ़ाता है। तो स्थलीय सीमा के अगर कुल लंबाई इसकी बात करेंगे तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर इसकी जो टोटल लंबाई हो जाएगी। अगर कुल सीमा पर, स्थलीय सीमा पर राज्यों की संख्या पूछेंगे तो वो राज्य कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 16 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश यूटी के बारे में पूछेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 2 यूटी है जो हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्थलीय सीमा पर जो है कितने कुल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है दोनों की संख्या, तो वो क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको क्या है सही ढंग से पढ़ना। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन 16 राज्यों को देखेंगे और स्थलीय सीमा पर जो हमारे कौन से पड़ोसी देश है जो सीमा बनाते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर मैं आपको इंडिया के मैप को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हमने भारत का मैप ड्रॉ किया, अब अपन देखेंगे कि
सबसे पहले देखेंगे कौन से वो 16 सॉरी पहले देखेंगे कि कौन से हमारे जो पड़ोसी देश है तो भारत, तो स्थलीय सीमा पर जो देशों की संख्या है वो कौन सी है, 7 है। इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान। क्या देखेंगे, जो पाकिस्तान है जो भारत के साथ सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा देश आ जाएगा वो अपन अफगानिस्तान है, 2 नंबर पे आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो आप है जो नेपाल है जो भारत का स्टेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा चीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा, है जो भूटान है जो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है जो देश कौन सा आ जाएगा, म्यांमार है जो स्टेट आ जाएगा। उम्मीद करता है यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो एक स्टेट जो कंट्री आ जाएगी वो आ जाएगी बांग्लादेश, बांग्लादेश आ जाएगी। अब ये जो देश है अलग अलग, इनकी भी क्या होगी, सीमा निर्धारित होगी कि भारत के साथ है जो कौन सा क्या है जो कितने किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है। तो इसके बारे में अपन देखेंगे कि तो जो सबसे ज़्यादा सीमा निर्धारित करता है वो है 4000 है जो 10 किलोमीटर है जो निर्धारित करता है, कौन सा है, बांग्लादेश है। और ये है जो सर्वाधिक सीमा निर्धारित करता है। अगर मैं इसको नंबर दे दूँ 4 इसको 5 और ये हो जाएगा बांग्लादेश, जो 7 स्टेट है जो 7 कंट्री जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं। अगर इसमें अपन बांग्लादेश देख लिया, अगर दूसरे नंबर पर अगर कोई सीमा सर्वाधिक बनाता है तो वो हो जाएगा पाकिस्तान है, सॉरी चीन है जो 3488 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। अगर पाकिस्तान के साथ देखोगे तो वो हो जाएगी 3323 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेपाल के साथ देखोगे तो ये हो जाएगा 1751 किलोमीटर का निर्धारित करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप अगर म्यांमार के देखोगे तो वो 1643 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। और भूटान है जो 799 सीमा निर्धारित करता है। और अफगानिस्तान है जो 103 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है। उम्मीद करता है ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, ये हमारे जो स्थलीय सीमा के बारे में हमने पढ़ा है, जो टोटल 15,200 किलोमीटर है टोटल है, जो 16 राज्य है। और जो टोटल यूटी है वो कितने हैं, 2 यूटी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सीमा है जो बांग्लादेश के साथ 4009.6 किलोमीटर करती है। और सबसे कम है जो अफगानिस्तान के साथ 103 नहीं 106 किलोमीटर, ठीक है, 103 नहीं 106 किलोमीटर है जो सीमा, ये सबसे कम सीमा है, ठीक है, ये कम है। और ये हो जाएगी सर्वाधिक सीमा हो जाएगी। अब अपन देखेंगे जो इंडिया के स्टेट है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि कौन सा स्टेट है जो सीमा पर स्थित है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, अपन देखेंगे तो एक गुजरात आ जाएगा, ठीक है। अगर पहले नंबर पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, गुजरात। गुजरात के बाद अपन इसको अपन, ठीक है, इस तरीके के। और यहाँ पर आ जाएगा जो दूसरे नंबर कौन सा आ जाएगा, जो राजस्थान है जो बनाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर है जो पीबी पंजाब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है जो जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा लगता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का। और यहाँ पर आप देखोगे तो वो हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, 2 यूटी ये हुए, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर है जो हिमाचल प्रदेश है जो सीमा बढ़ाएगा। उसके बाद यहाँ है जो उत्तराखंड है जो सीमा बढ़ाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर है जो यूपी है जो सीमा बढ़ाएगा। और उसके बाद है जो बिहार का स्टेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम है जो सीमा बढ़ाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट मैप नहीं है, अपन इसको कवर नहीं किया, जो मैप को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर है जो वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल स्टेट आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आ जाएगा असम, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा नागालैंड। उसके बाद यहाँ आ जाएगा मणिपुर। और यहाँ आ जाएगा मिजोरम। और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ एक राज्य आ जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा मेघालय, ठीक है। अपन ये एक बार इसको नंबर दे देते हैं तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, इसको अपन 12, 13, 14, 15 और 16 राज्य। तो अपन ने कितने बताए थे, 16 राज्य है
जो क्या है जो स्थलीय सीमा का निर्धारित करते हैं, और 2 यूटी है जो जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख हो गए हैं जो सीमा निर्धारित करते हैं। अब अपन देखेंगे कि कौन से स्टेट के साथ है जो कितनी सीमा निर्धारित होती है, इसके बारे में देखेंगे कि कौन सा स्टेट है जो किन राज्यों किन देशों के साथ सीमा लगती है। तो अपन सबसे पहले गुजरात के साथ है जो पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ एक तो जो सर्वाधिक सीमा बनाएगा वो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। सबसे पहले राजस्थान, फिर इसमें अपन की मतलब पंजाब, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, गुजरात है जो सीमा बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसमें 2 यूटी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हो जाएगा जो है लद्दाख है जो सीमा निर्धारित करता है। यहाँ तक उम्मीद करता है कि पाकिस्तान के साथ है जो 3323 किलोमीटर की सीमा निर्धारित होती है। ठीक है, अब अपन अगर आगे चलेंगे तो इसमें अपन एक बार बांग्लादेश के साथ है जो सीमा निर्धारित करने वाले स्टेट देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जो स्टेट आ जाएगा वेस्ट बंगाल आ जाएगा। फिर अपन इसमें आप मेघालय देख लेंगे, और इसके बाद त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के बारे में यहाँ देख लेंगे है जो मिजोरम, और उसके बाद यह जो असम है जो सीमा निर्धारित करता है। वेस्ट बंगाल की सर्वाधिक सीमा है जो बांग्लादेश के साथ है जो निर्धारित करता है। ठीक है, इसको अपन असम है जो सबसे कम सीमा है निर्धारित करता है, और ये 2 बार सीमा है क्या है जो सुलता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ है जो लगती है। ठीक है, बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगती है। उसके बाद ये जो 5 स्टेट है, 1 2 3 4 और 5 स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ। इस बार स्टेटमेंट सीधा इजी क्वेश्चन पूछते जाते हैं, भारत के कितने राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, 2 3 4 या 5 जो भी, तो उसमें से कितने हैं टोटल। यदि आप ये चीजें मैप से याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद है जो बिहार हो गया, अपन अब देखेंगे जो म्यांमार के साथ है जो सीमा देखेंगे। तो म्यांमार के साथ ये जो पूर्वी राज्य है, अगर इनको मैं जो रेड में सर्कल में ड्रॉ करा, ये जाएंगे तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है जो सीमा निर्धारित होती है। और जो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर यहाँ जो अराकन योमा पर्वत है जो प्राकृतिक सीमा बनाता है, जो पर्वत श्रृंखला का कौन सा, अराकन योमा जो पर्वत है वो बनाता है। ठीक है, इसके बाद अपन जो नेपाल के साथ देख लेते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड है जो सीमा निर्धारित करता है। उसके बाद है जो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद है जो बिहार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है जो वेस्ट बंगाल की सीमा आ जाएगी। ठीक है, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, और उसके बाद है जो सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, सिक्किम आ जाएगा। तो आप देखो 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। सॉरी, ये नेपाल के साथ है जो 5 है जो स्टेट है जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, कितने स्टेट हो गए, 5 स्टेट हो गए वो जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगर आप चाइना के साथ देखोगे तो चाइना के साथ अगर एक तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा HP, उसके बाद इसमें उत्तराखंड है जो आ जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड आ जाएगा। उसके बाद इसमें है जो सिक्किम है जो सीमा बनाता है, और उसके बाद है जो इसमें कौन सा आ जाएगा, एक है जो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश है जो स्टेट है जो सीमा किसके साथ बनाता है, सॉरी चीन के साथ है जो सीमा बनाता है। ठीक है, और इसमें जो एक है जो यूटी आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, लद्दाख है जो चीन के साथ सीमा बनाता है। अगर आप इसमें भूटान के साथ देखोगे तो भूटान के साथ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। ये सिक्किम के बाद आप वेस्ट बंगाल की सीमा, और उसके बाद यहाँ पर असम की सीमा भी इसके साथ लगती है, और एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, तो अपन ने जो कितने स्टेट हो गए, 4 स्टेट है जो सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ है जो 5 है, इसके साथ भी कितने हैं, तो 4 स्टेट की है जो सीमा लगती है। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ है जो सबसे कम सीमा है, और वो है लद्दाख की सीमा लगती है। यूटी है जो POK वाला भारत का हिस्सा है, एक दिन होना ही है, तो वो है जो किसके साथ सीमा लगती है, जो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है। तो अपन ने जो 16 राज्यों के बारे में डिटेल से इसको अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब अपन है जो इसमें देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टेट है जो 3 देशों के साथ सीमा लगते हैं। ठीक है, कौन से स्टेट है जो 3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं। तो अब इसमें अपन एक बार में अपन देखते हैं। तो ये सिक्किम एक तो हो गया। ठीक है, एक इसमें कौन सा हो जाएगा, 3 राज्यों 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले 3 राज्य, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, सीमा बनाने वाले
बनाने वाले राज्य। इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले आ जाएगा सिक्किम आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सिक्किम लोगे तो नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा बना है। किसके साथ है? नेपाल, भूटान और कौन सा हो जाएगा? नेपाल, भूटान और चाइना के साथ है जो सीमा लगती है। उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे तो एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बंगाल है जो सीमा बनाता है। वेस्ट बंगाल किसके साथ? एक तो हो जाएगा नेपाल के साथ, एक भूटान के साथ और एक बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। ठीक है, नेपाल, भूटान और हो जाएगा बांग्लादेश है जो इसके साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और एक स्टेट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर जो भूटान के साथ भी सीमा है, चीन के साथ भी है और म्यांमार के साथ भी है जो इसमें सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? एक तो चाइना हो जाएगा, एक भूटान हो जाएगा और एक हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार है जो तीन स्टेट है जो तीन देशों के साथ है जो सीमा बढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार यदि आप इसमें देखोगे तो एक और क्वेश्चन बढ़ जाएगा कि कौन से तटीय है, यहाँ कौन सा दो कौन से तटीय है और इसके लिए सीमा बनाते हैं। तो एक हो जाएगा गुजरात है जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तट की सीमा बनाता है और यहाँ पर है जो वेस्ट बंगाल जो तट और इस दोनों की सीमा बनाता है। इस प्रकार के आप क्वेश्चन है जो खुद भी दिमाग में सोच करके या मैप के माध्यम से देख करके जो क्वेश्चन बना सकते हो। जितना आप मैप से प्रैक्टिस करोगे जितना आप परफेक्ट बनोगे। प्रैक्टिस में के परफेक्ट मैन जो बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें उसके बाद आप देखोगे दो स्टेट के साथ कौन से है जो दो जो कौन से राज्य दो देशों के साथ सीमा बनाने वाले। तो इसमें आप अगर देख सकते हो उत्तराखंड हो गया है यहाँ पे। इसमें जो और भी आप मिजोरम देख लोगे तो मिजोरम है जो इसके साथ भी सीमा बनाता है और इसके साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, और ये बांग्लादेश है, इसकी जो ये जो बांग्लादेश है जो त्रिपुरा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। और इस बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा है इसको अपन क्या कहते हैं? जीरो लाइन रेखा कहा जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान और इसकी जो रेखा है जो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। सर श्री रेड क्लिफ के द्वारा इसको है जो भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उसके बाद इसको जो निर्धारण है इसकी अध्यक्षता में किया गया था 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण रेखा का किया गया था। इस रेखा को अपन डूरंड रेखा कहते हैं। क्या रेखा कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो चीन के साथ हमारी जो सीमा है इसको अपन क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, मैकमोहन रेखा कहते हैं इसको। 1914 में सर है जो शिमला समझौता के तहत निर्धारित किया गया। ठीक है, शिमला समझौता के तहत बनाया गया था। ठीक है, और जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की है इसको अपन 3 बीघा गलियारा है जो सीमा कहते हैं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा का जो निर्धारण है उसको अपन कहते हैं। तो ये अपन है जो स्थलीय सीमा के बारे में अपन ने जो देख लिया है। इसकी जो कुल सीमा है एक बार में रिवाइज करा था 15,200 किलोमीटर है। 16 राज्य है, 2 यूटी है जो सीमा बनाते हैं। उसके बाद ये अपन ने पूरा है इसको मैं आपके द्वारा ड्रॉ कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन चलते हैं जो तटीय सीमा है उसके बारे में। ठीक है, एक मिनट के लिए क्लास होल्ड करें। अब इसमें अपन देखेंगे तटीय सीमाओं के जो क्या है तटीय सीमा भारत की कितनी उसके बारे में देखेंगे। तटीय सीमा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो तटीय सीमा दो प्रकार से लगेगी। भारत के साथ तटीय सीमा है वो क्या है? दो तरीके से अपन इसको, एक मुख्य तटीय सीमा हो जाएगी और एक कौन सी हो जाएगी जो कुल सीमा तटीय सीमा हो जाएगी। अगर इसके मैं आपको मैं ड्रॉ करूँ अपन इसमें इतना ही पढ़ाएंगे जितना अपन को तटीय सीमा पर जो लगता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने ये जो
जो तटीय सीमा है जो बनाती है। तटीय सीमा की अगर अपन एक तो देखेंगे जो मुख्य तटीय सीमा है, ठीक है, मुख्य तटीय सीमा देखेंगे और उसके बाद अपन देखेंगे कुल तटीय सीमा, ठीक है। कुल तटीय सीमा के बारे में देखेंगे। अगर अपन मुख्य तटीय सीमा की लंबाई देखेंगे तो वो हो जाएगी 100 किलोमीटर हो जाएगी और 9 राज्य सीमा है और उसके बाद है 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने यूटी है? 2 केंद्र शासित प्रदेश की है जो सीमा लगती है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसकी अपन लंबाई देखेंगे तो वो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर की सीमा हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? और यहाँ पर आप देखोगे तो कितने हो जाएंगे? 9 राज्य है और कितने हो जाएंगे? 4 यूटी हो जाएंगे। 2 यूटी यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगी, उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। अगर अपन इसकी जो तटीय सीमा की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जो गुजरात आ जाएगा, ठीक है। तटीय राज्य पर है जो गुजरात आ जाएगा और ये 1214 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। कितनी है? जो 1214 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र सीमा निर्धारित करता है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक राज्य हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो राज्य हो जाएगा वो केरल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है जो तमिलनाडु हो जाएगा और इधर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा और यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बंगाल है जो, और वेस्ट बंगाल और गुजरात है दोनों तटीय और स्थलीय सीमा दोनों का निर्धारित करते हैं सर्वाधिक। और अगर यहाँ पर आप एक द्वीप का नाम देखोगे तो यहाँ हो जाएगा दादर नागर हवेली व दमन दीव, दमन दीव हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा आप स्टेट देखोगे तो यहाँ पर जैसे केरल में है जो माई है जो पुदुचेरी का हिस्सा है। यहाँ पर है जो अगर यहाँ पर आंध्र प्रदेश में देखोगे तो वो कौन सा हो जाएगा? यमन है। और यहाँ पर है जो कराईकल व पुदुचेरी है, ठीक है। कराईकल है पुदुचेरी है जो क्या है? इसके जो 3 स्टेट में अलग अलग है जो पॉइंट है, ठीक है, स्थान। तो ये हो जाएगा इसको अपन ये यूटी का यूटी वाले में सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितने हो गए? अगर आप 2 स्टेट 9 राज्य अपन देखेंगे, ये जो हिस्सा हो जाएगा इसको अपन करेंगे पश्चिमी तट। क्या करेंगे? इस हिस्से को अपन पश्चिमी तट और ये हो जाएगा जो पूर्वी तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो पूर्वी तट का है जो हिस्सा कहलाता है, ठीक है। अपन ने जो स्टेट के बारे में देख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये बात या आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन इसको आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन जो कुल सीमा होगी सबसे मुख्य सीमा होगी तो इसमें अपन गोवा की देख ली है, गुजरात की देख ली है। उसके बाद है जो सबसे कम सीमा है जो गोवा की लगती है, ठीक है। सबसे कम सीमा किसकी है? जो गोवा की लगती है। और आपको पश्चिमी तट में है जो 5 राज्य है और पूर्वी तट में है जो 4 राज्यों के बारे में यहाँ याद रखना है, ठीक है। अगर आप इसमें ऑर्डर के रूप में देखोगे तो सबसे जो सीमा है गुजरात की है। उसके बाद है जो किसकी आ जाएगी? अगर यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की है जो सीमा आ जाएगी। उसके बाद है जो महाराष्ट्र की आ जाएगी। महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है जो कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आ जाएगी जो केरल है। और सॉरी कर्नाटक, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद केरल और केरल के बाद है जो पश्चिम बंगाल। और सबसे कम जो सीमा है जो गोवा की निर्धारित होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कई द्वीप समूह क्या है? यहाँ पर कई क्या है? द्वीप समूह है। द्वीप समूह में अपन देखेंगे तो इस द्वीप समूह को अपन लक्षद्वीप का नाम देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप है। और इस साइड जो द्वीप समूह है इसको अपन क्या कह देंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसकी जो सीमा है जो तटीय सीमा है 1962 है जो किलोमीटर है जो क्या है? सर्वाधिक है। क्या है? जो सर्वाधिक सीमा है जो निर्धारित होती है। और दादर नगर हवेली भी है जो 42 पॉइंट है जो 50 किलोमीटर है जो सबसे कम सीमा निर्धारित होती है। तो अपन ने अब तक जो है तटीय सीमा के बारे में अपन ने पढ़ा। तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो अपन ने देख लिया है। मुख्य भूमि की है जो 6100 किलोमीटर है। अगर कुल देखोगे तो 7516 किलोमीटर है। जो 9 स्टेट है जो सीमा बनाते हैं
और 4 यूटी आप अगर कुल सीमा में देख लोगे तो सर्वाधिक सीमा है जो गुजरात की है जो 5,14 किलोमीटर है। अगर सबसे कम है जो गोवा की है, मैं यहाँ देखता हूँ 101 किलोमीटर है जो सीमा लगती है। अगर अपन यूटी के बारे में देखेंगे तो यूटी में सबसे ज़्यादा सीमा अंडमान निकोबार की है जो 1962 किलोमीटर सीमा लगती है, और सबसे कम दादर नागर हवेली दमन द्वीप की है जो 42.50 किलोमीटर की है जो सीमा लगती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है जो लक्षद्वीप समूह है, इसकी भी तटीय सीमा है, और उसके बाद है अंडमान निकोबार समूह है, और टोटल 1716 है। अगर अपन कुल सीमा की लंबाई के बारे में देखेंगे तो अगर आप 15,200 प्लस आप 7516.6 किलोमीटर आप जोड़ोगे तो 22,000 है जो 716 किलोमीटर सीमा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 22,716.2 किलोमीटर की सीमा आ जाएगी, जो कुल भारतीय जो सीमा आ जाएगी। स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, जो मुख्य और कुल तटीय सीमा है वो मिलाकर आ जाएगी। ठीक है, अपन है जो यहाँ तक इन चीज़ों को अपन ने बिल्कुल बारीकी से पढ़ लिया है। एक बार ये लाइव डिस्कनेक्ट होगी तो इसको अपन क्लास को लाइव आने के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब इसको अपन क्लास को क्या है कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अपन ने जो स्थलीय सीमा है और तटीय सीमा के बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे समुद्री सीमा। समुद्री सीमा में अमूमन क्वेश्चन कब पूछा जाता है, पर तो अपन जो कोई रिस्क नहीं लेंगे। मैंने कहा प्रत्येक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ तक ये एक बार ड्रॉ कर लिया है। तो तटीय सीमा, समुद्री सीमा क्या होती है? समुद्र में भी है जो विश्व ने क्या एक सम्मेलन हुआ था, उसके माध्यम से उन्होंने निर्धारित किया था कि कहाँ किस देश का कहाँ तक है जो सीमा निर्धारित होती है, उसको अपन जो UNCLOS के द्वारा निर्धारित किया गया। ये UN की एक संस्था है, उसके द्वारा है जो निर्धारित किया गया था। तो इसको है जो नॉटिकल मील में मापा जाता है। जो नॉटिकल मील में है इसकी जो लंबाई को मापा जाता है, और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना था? 1.852 है जो किलोमीटर निर्धारित किया गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई थी। इसमें एक है जो अगर आप देखोगे तो किसी भी देश की सीमा है जो स्ट्रेट नहीं होगी, सीधी नहीं होगी, क्या होगी? टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा से आप अगर दूरी निर्धारित तो कर सकते हो, परंतु अपन समुद्र में इसकी दूरी निर्धारित नहीं कर सकते। जल के अंदर आप है जो फिक्स एक लाइन, जिगजैग लाइन नहीं मान सकते। तो उसको एक इस जो समस्या का निर्धारण करने के लिए आधार रेखा का निर्माण किया। आधार रेखा क्या है? तो आधार रेखा है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी स्थलीय सीमा को, उसको क्या करेगी? मिला करके एक सीधी रेखा क्या होगी? ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या करती है? रेखा को सीध में मिलाती है। ठीक है, मिलाती है। इसके द्वारा क्या होगा? फिर यहाँ से क्या होगा? जो अलग अलग जो प्रादेशिक क्षेत्र हो गया, यहाँ से अलग अलग क्षेत्र हो गया, इनकी जो है अन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया, उसको जो मिलाने का काम करेगी। इसके जो आधार रेखा और स्थलीय सीमा का बीच का क्षेत्र होगा, इसको अपन कह देंगे आंतरिक क्षेत्र। क्या कह देंगे? आंतरिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाएगा। आंतरिक क्षेत्र का नाम हो गया इसका। अब आंतरिक क्षेत्र में क्या होगा? ये संपूर्ण है जो समप्रभु क्षेत्र, ये भारत का क्या होगा? समप्रभु जो क्षेत्र होगा, ये भारत का समप्रभु क्षेत्र होगा। यहाँ जो कानून है, जो भारत के नियम यहाँ कानून चलेंगे, भारत के नियम यहाँ कानून किसके होंगे? यहाँ पर भारत के होंगे। उम्मीद करना ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो मैंने डॉट डॉट बना, ये अन्य जो आंतरिक क्षेत्र है, और यहाँ पर है जो नदियों के द्वारा जो डेल्टा या जो अधोमुख का निर्माण होता है। कई बार पूछ लिया जाता है किस क्षेत्र में है जो डेल्टा या जो अधोमुख का निर्माण होता है? आंतरिक क्षेत्र, प्रादेशिक या अन्य आर्थिक क्षेत्र, तो आपको क्या करना? आंतरिक क्षेत्र। उसके बाद है जो इसको अपन कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। जो आप आधार रेखा से आगे चले जाओगे, कितने जो 12 नॉटिकल मील दूरी, इसकी है जो 12 नॉटिकल मील है जो दूरी, तो इसकी अपन दूरी लिख देंगे आधार रेखा से है जो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी हो जाएगी। ये क्या होगा? ये भारत का संप्रभु क्षेत्र होगा, भारत का संप्रभु क्षेत्र है। ठीक है, भारत का संप्रभु क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर है जो भारत है जो अपने जो समुद्री जो संसाधन है उनका दोन है, जो चाहे मछली पालन हो, वहाँ पर भारत के अधिकार होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप 24 नॉटिकल मील आधार रेखा से कहाँ तक? आधार रेखा से अगर आप 24 नॉटिकल मील दूर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? संलग्न क्षेत्र हो जाएगा। इस स से याद रखना, स से क्या याद रखना? यहाँ पर है जो भारत है सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। ठीक है, यहाँ अप्रवासी है जो कानून बना सकता है, अप्रवासी है जो कानून बना सकता है। ठीक है,
और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है जो राजकोषीय अधिकार भारत के होंगे। राजकोषीय अधिकार किसके होंगे, भारत के होंगे। ठीक है, राजकोषीय अधिकार किसके होंगे, स से याद रखना है। स से क्या हो जाएगा, सीमा शुल्क, प्रवासी कानून, अप्रवासी कानून या राजकोषीय अधिकार होगा। यहाँ पर है जो बिना इजाजत प्रवेश नहीं है, बिना इजाजत इजाजत जो प्रवेश आप नहीं कर सकते। अगर किसी भी शुल्क में अगर आपका अगर प्रवेश कर सकते हो कब, जब आपका इंजन है जो इंजन खराब होने की स्थिति में या फिर इंजन है जो समाप्त होने की स्थिति में आप यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर हो जाएगा। आधार रेखा से क्या हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील दूर हो जाएगा, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। यहाँ पर इसमें बात क्या कर सकता है, इसमें बात है जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो कर सकता है, या नवीन कृत्रिम द्वीप है जो स्थापित कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगी, 200 नॉटिकल मील हो जाएगी। इसके अगर कई बार इसके दूरी आधार रेखा से न पूछकर इसको अपन जैसे प्रादेशिक क्षेत्र से पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगी, वो 12 माइनस हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और इसको अगर अलग अलग से रेखा से पूछ लिया जाए तो इसको आप याद रखोगे कि भाई ये जो संलग्न क्षेत्र से इसकी दूरी कितनी है, तो 176 किलोमीटर, 176 नॉटिकल मील आ जाएगी। तो ये अपन ने इसके बारे में मैंने और भी है जो विस्तार से है जो 1 बाई 1 टॉपिक जो एक क्लास में कराया था, सॉरी उसमें जो डिटेल से पढ़ाया था 4-5 क्लास में, उसमें आप देख सकते हैं। तो अपन ने जो समुद्री सीमा के बारे में भी अपन ने जो देख लिया है। ठीक है, अब आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपन देखेंगे जल संधियों के बारे में, जो भारत के है जल संधि, या फिर अपन चैनल के बारे में देखेंगे। भारत के जो जैसे अपन आप यहाँ देखोगे, ये मैंने जो नीचे वाला हिस्सा है इसको अपन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको अपन ये अपन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर जो भारत का एक पड़ोसी जो सर्वाधिक तटीय देश है वो श्रीलंका, और श्रीलंका और भारत के बीच है जो पाक जल संधि है। ठीक है, पाक जल संधि है। ठीक है, ये क्या करती है, पाक और जो जो भारत है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, ये भारत और श्रीलंका की स्थलीय सीमा को अलग करती है। जल संधि क्या होती है कि जो दो जल के बड़े भागों को जोड़ेगी और स्थलीय भाग को क्या करेगी, अलग करेगी। तो ये हो जाएगी तो पाक जल संधि होगा इससे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अनेक छोटे छोटे द्वीप समूह है, इसको अपन ने जो लक्षद्वीप समूह कह गया। और यहाँ पर एक देश है जो है महाद्वीप, क्या है, एक है जो देश है महाद्वीप, और महाद्वीप और भारत के बीच है जो यहाँ पर है जो मिनिकॉय, और यहाँ पर है जो 8 डिग्री चैनल अलग करती है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल है जो भारत और महाद्वीप को अलग करती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे लक्षद्वीप समूह, इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो लक्षद्वीप और महाद्वीप ये हो गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भारत के अनेक द्वीप समूह है जो क्या है, अंडमान निकोबार और ग्रेट निकोबार है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो जाएगी, एक 10 डिग्री चैनल हो जाएगी। ठीक है, ग्रेट निकोबार और अंडमान निकोबार को अलग करती है, अंडमान द्वीप को अलग करने वाली जो संधि हो जाएगी, जो चैनल हो जाएगी, 10 डिग्री चैनल हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ में आ गई। अगर आप यहाँ पर एक देश देखोगे तो वो है इंडोनेशिया देश है। इंडोनेशिया से इसके जो द्वीप है सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, सुमात्रा, यहाँ जावा द्वीप समूह है। ठीक है, जावा द्वीप समूह है। और यहाँ पर जो अलग रहेगी वो हो जाएगी 6 डिग्री चैनल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप 6 है, ये 6 है, तो ये 6 से 6 आप याद रख सकते हो, क्या हो जाएगी, 6 डिग्री चैनल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ तक अपन ने जो पढ़ लिया है, जो मेन जो चैनल है उसके बारे में भी अपन ने ये देख लिया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो म्यांमार देश है, तो यहाँ पर एक कोको है जो कोको स्टेट जल संधि, कोको जल संधि है। ठीक है, जो म्यांमार का एक कोको द्वीप समूह है, ये आप देखोगे तो ये कौन सा हो जाएगा, म्यांमार देश के द्वीप समूह है, इसको अपन कोको द्वीप समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अपन ने जो एक तो 8 डिग्री चैनल के बारे में है जो अपन ने पढ़ लिया है, एक पाक स्टेट के बारे में पढ़ लिया है,
एक्स डिग्री संबंध के बारे में भी अपन ने ये पढ़ लिया, 10 डिग्री संबंध के बारे में पढ़ लिया है। एक अपन 9 डिग्री के बारे में देख सकते हैं। ये 9 डिग्री संबंध है जो लक्षद्वीप और जो मिनी कोय को अलग करती है, ठीक है। लक्षद्वीप और जो मिनी कोय के बारे में अलग करती है, ठीक है। और इधर आपको मनार की खाड़ी मिल जाएगी, मनार की खाड़ी, और इधर है जो पाक खाड़ी मिल जाएगी, जो इसको क्या करती है, जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भारत का जो अरब सागर है, और यहाँ पर है जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और इधर जो पूरा पानी है जो समुद्र फैला हुआ है उसको अपन हिंद महासागर का नाम देते हैं, हिंद महासागर का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करना की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये अपन ने है जो लगभग भारतीय स्थिति है विस्तार से प्रत्येक पॉइंट को है जो बारीकी से विस्तार से पढ़ लिया, ठीक है। अपन ने चाहे अक्षांश देशांतर की दृष्टि से हो या भौगोलिक सीमा हो, प्रत्येक को हमने है जो बारीकी से पढ़ लिया है। अब इसमें जो अपना है जो लास्ट एक स्टेप, थर्ड स्टेप रहेगा, वो हो जाएगा ये जो 5 मिनट से 5 से 10 मिनट के बीच में है जो 5 मिनट की एक अलग से प्ले लिस्ट बनेगी, उसमें जो पूरे टॉपिक को अपन 5 मिनट के अंदर छुट्टियों में कैसे याद करते हैं उसके बारे में अपन एक वीडियो और आ जाएगा। यदि आपको ये क्लास यूजफुल लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और लाइक और कमेंट भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आ जाएगी। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।